Okay, so the next tumor that we have is osteosarcoma. Now, osteosarcoma is actually the malignant tumor of bone and actually the malignant tumor of osteoblasts. और एक ये कि ये यंग अडल्ट में हो रहा है, एल्डरली में इसकी बहुत कम इंसिडेंस है। और ये भी मेटाफिजिस में हो रहा है, जस्ट लाइक ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स दैट इज टिबिया एंड फीमर नियर द नी रीजन, ठीक है। और देन ये कॉर्टेक्स का ट्यूमर है, बट इट कैन इन्वेड द मेडला एंड द ओवरलाइंग पेरियोस्टम एज वेल। और बस यही बात है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोइड जस्ट लाइक ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, एंड इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मिनरलाइज्ड बोन, तो दोनों कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली एनी मेटास्टेटिक सॉरी एनी मैलिग्नेंट ट्यूमर विच इज़ प्रोड्यूसिंग ऑस्टियोइड एंड मिनरलाइज्ड बोन विल बी ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। अच्छा, एनीवे हमने कहा कि इट इज़ अ वेरी कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, सेकेंड ओनली टू हेमाटोपोएटिक ट्यूमर्स लाइक माइलोमा एंड लिम्फोमा। इनके बाद सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है बोन का, दैट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा। और इसकी बायो मॉडल्स एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, 75% यंग एज में होता है और कुछ ओल्डर एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में जब ऑस्टियोसार्कोमा होगा तो मोस्टली किसी सेकेंडरी रीजन की वजह से होगा। लाइक अगर उनमें पहले रेडिएशन का एक्सपोजर था उनमें होगा, अगर उनमें बोन इन्फाक्ट्स रहे हैं उनमें होगा, या उनमें पे एग्जिस्टिंग पेजर डिजीज़ उनमें होगा। मतलब सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा मोस्टली एल्डरली में या ओल्ड एज में होता है, वरना अदरवाइज़ ये यंग एज की या एडोलेसेंट एज की डिजीज़ है ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। अच्छा, तो देन ये कि मेटाफिजिकल रीजन्स में होता है ऑफ द डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल टिबिया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये प्रेजेंट कैसे करता है, तो जस्ट लाइक ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा, ये पेन और स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। और समटाइम पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होता है किसी बंदे को, तो जब वो एक्सरे करता है तो आइडेंटिफाई होता है कि इसको तो ट्यूमर था, ठीक है। तो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर एंड पेन एंड स्वेलिंग इसका एक प्रेजेंटिंग फीचर है। अच्छा, इसके अलावा रेडियोग्राफ पर हमें कैसा नजर आया कि इट विल बी लार्ज डिस्ट्रक्टिव हैविंग मिक्स्ड लिटिक एंड सेक्लेरोटिक मैस, ठीक है। इट विल बी लार्ज डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड लिटिक एंड सेक्लेरोटिक मैस विद इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन, क्योंकि ये मतलब साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इसका और ये इन्वेसिव ट्यूमर है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटिव मार्जिन होंगे, लार्ज होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, एंड द ट्यूमर फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स थ्रू द कॉर्टेक्स एंड लिफ्ट द पेरियोस्टियम। और बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरियोस्टियम ये एक ट्रायंगुलर सा शेडो बनाता है जो रेडियोग्राफ में नजर भी आता है, दैट इज कॉल्ड इज कॉर्डमैन ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉर्डमैन ट्रायंगल क्या है, इट इज सिंपली द इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ ट्यूमर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड पेरियोस्टियम, ओवरलाइंग पेरियोस्टियम, ठीक है। तो हमें रेज्ड एंड्स मिलेंगे कॉर्टेक्स के बाहर और पेरियोस्टियम, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डमैन ट्रायंगल। और कॉर्डमैन ट्रायंगल इज इंडिकेटिव ऑफ एन एग्रेसिव ट्यूमर ऑफ बोन बट नॉट स्पेसिफिकली ऑस्टियोसार्कोमा। मतलब वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ एग्रेसिव ट्यूमर कोई ग्रो कर रहा है, लेकिन इफ़ इट इज़ ऑस्टियोसार्कोमा और नॉट, वो हमें हिस्टोलॉजी पर या हिस्टोपैथोलॉजी पर ही पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, पैथोजेनेसिस क्या है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो क्यों रहा है, तो जस्ट लाइक एनी मैलिग्नेंट ट्यूमर ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की टर्न ऑफ होने की वजह से होता है। तो आरबी जीन या रेटिनोब्लास्टोमा जीन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये किसी वजह से इफ़ इट गेट्स टर्नड ऑफ, तो सिंस इट इज़ अ नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल, तो सेल्स एक्सटेंसिवली प्रोलिफरेट करेंगे एंड दे विल एंड अप कॉजिंग ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। तो एक तो आरबी जीन की इम्प्लीकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। और हमें दरअसल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशंस मिलती हैं, ठीक है। तो एक तो हमने बात कर ली आरबी जीन की में म्यूटेशन की, जो कि नेगेटिव रेगुलेटर थी सेल साइकिल की। सेकंड जीन इज़ TP53, जो कि अगेन एक नेगेटिव रेगुलेटर है, या यू कैन से एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स अ गार्डियन ऑफ सेल साइकिल, एंड व्हाट इट रियली डज इज इट रिपेयर द डीएनए, ये डैमेज डीएनए को रिपेयर करती है। अगर इसे रिपेयर ना हो पाए तो इट सिंपली डिस्ट्रॉय दैम, सो दैट इट जो अब नॉर्मल डीएनए है या जो अब नॉर्मल डैमेज सेल्स हैं वो एग्जिस्ट ना करें, सो दैट वो प्रोलिफरेट करके एक ट्यूमर में कन्वर्ट ना हो। तो डीएनए रिपेयर करना या रिवर्सल डैमेज सेल्स को की अपोप्टोसिस कराना, वो TP53 का रोल है उसमें। तो अगर TP53 आरबी जीन किसी वजह से टर्न ऑफ हो रही है तो ऑस्टियोसार्कोमा रिजल्ट करेगा। इसके अलावा लीव फ्रॉम मैनी सिंड्रोम का हमने नाम पढ़ा है कि लीव फ्रॉम मैनी सिंड्रोम में भी TP53 जीन टर्न ऑफ होती है, ड्यू टू विच ऑस्टियोसार्कोमा रिजल्ट्स। थर्ड जीन इज़ CDKN2A, जो कि ओस्टोसार्कोमा हम देखते हैं ओस्टोसार्कोमा के बहुत सारे केसेस में CDKN2A जीन इनएक्टिवेटेड होती है, जिसने दरअसल ट्यूमर सप्रेसर्स P16 और P14 को प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर इट सेल्फ इनएक्टिवेटेड होगी तो डेफिनेटली ट्यूमर्स ही रिजल्ट करेंगे। देन वी हैव MD, M2 एंड CDK4 जीन्स एज वेल, जो कि
इनहिबिट करते हैं p53 को और आरबी फंक्शन को। तो अगर ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का फंक्शन इनहिबिट हो जाए तो डेफिनेटली लो ग्रेड ओस्टियोसार्कोमा रिजल्ट कर सकते हैं। तो TP53 जीन, आरबी जीन, CDKN2A जीन, MDM2 जीन, तो इन सब का हमने देखा कि रोल है इन द कॉजेशन ऑफ ओस्टियोसार्कोमा। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस भी होगी कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और डिफरेंट ऑन्कोजीन्स का रोल है। ठीक है, ये बात होगी। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है ग्रॉस में, तो हमने देख लिया कि इसकी ग्रेटी ग्रे वाइट सी अपीयरेंस होती है। इसमें हमें एरियाज ऑफ हेमरेज और सिस्टिक डिजनरेशन भी मिल सकते हैं। ग्रेटी ग्रे वाइट अपीयरेंस विद एरियाज ऑफ हेमरेज एंड सिस्टिक डिजनरेशन। और अदरवाइज हमें समटाइम्स ये ट्यूमर डिस्ट्रॉय करते हैं कॉर्टिकल रीजन्स को और सॉफ्ट टिश्यू मैसेज भी बना देते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली इन्फिल्ट्रेटिव एंड एग्रेसिव। ठीक है, स्प्रेड करता है लोकली इनटू द मिलिलरी कनाल एंड इट आल्सो रिप्लेसेस द मैरो प्रेजेंट इन द मिलिलरी कनाल। ठीक है, ये बात होगी। मतलब इसका काफ़ी ना एग्रेसिव सा प्रोग्रेशन है इन द बोन। अच्छा, देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि समटाइम्स इट ऑल्सो पेनिट्रेट्स द एपिफिजियल प्लेट, और अगर एपिफिजियल प्लेट को ब्रीच करेगा या एपिफिजिस में जाएगा तो वहाँ से जॉइंट्स को भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो वो फिर फर्दर इसका अग्रेसिव फेज़ है। सिंस इट ऑल्सो प्रोड्यूस ओस्टियोइड मैट्रिक्स एंड मिनरलाइज्ड बोन, तो इट इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ ओस्टियोसार्कोमा। अगर हमें इस ट्यूमर में ओस्टियोइड बोन मिले और मिनरलाइज्ड बोन मिले तो दैट विल इंडिकेट कि ओस्टियोसार्कोमा है। ठीक है, और जो ये मिनरलाइज्ड बोन प्रोड्यूस कर रहा है वो होती कैसी है? इट इज़ मोस्टली फाइन लेस लाइक कन्फिग्रेशन। इट हैज़ और इट कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड इन ब्रॉड शीट्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव ट्रिबैकुले। तो ब्रॉड शीट्स में भी हो सकती है, ट्रिबैकुले फॉर्म में भी हो सकती है और फाइन लेस लाइक भी हो सकती है। और जो सेल्स हमें वहाँ पे नजर आएंगे उनका यू कैन से वेरिएशन होगी साइज एंड शेप में, इसको हम प्लियोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो वहाँ के सेल्स प्लियोमॉर्फिक होंगे, हाइपरक्रोमैटिक होंगे, दे विल बी जाइंट सेल्स। वास्कुलर इन्वेजन भी हुई होगी सिंस ट्यूमर इंक्रीजेज इट्स वास्कुलरिटी ना, और वहाँ पे नेक्रोसिस मिल सकता है। और जो माइटोसिस होगी वो भी हाई होगी और एबनॉर्मल होगी। तो हमें प्लियोमॉर्फिज्म मिला, हाइपरक्रोमेटिज्म मिला, साथ में नेक्रोसिस के फीचर्स, वास्कुलर इन्वेजन, एबनॉर्मल सेल्स, ट्रेबेकुले एंड माइटोटिक एक्टिविटी हाई एंड एबनॉर्मल फॉर्म्स मिलेंगी माइटोसिस की, दैट इज ट्राइपोलर माइटोसिस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो किसी मैलिग्नेंट ट्यूमर के हो सकते हैं, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लिनिकल कोर्स इसका कैसा होता है? तो अच्छा, हम क्लिनिकल कोर्स को देख चुके हैं, उसमें पेन होगी, स्वेलिंग होगी, प्लस हमें सॉफ्ट टिश्यू मैस मिल सकता है। और उसको ट्रीट करने के लिए वी नीड टू यूज़ मल्टी मोडालिटी, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है। तो हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी ट्राई करते हैं, सर्जरी से इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और साथ में सिंपल कीमोथेरेपी करते हैं। तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। और अगर ये कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्ड करे और उसका साइज़ कम हो रहा हो तो देन इट रिस्पॉन्ड्स वेल टू सर्जरी एज वेल। उसको फिर रिमूव करना भी आसान होता है एंड इट कैन मेटास्टाइज टू लंग्स एज वेल। और अगर इसका मेटास्टेसिस नहीं हुआ हुआ और अगर ये सेकेंडरी ओस्टियोसार्कोमा नहीं है तो फिर इसका प्रोग्नोसिस, इसका 5 ईयर सर्वाइवल काफ़ी अच्छा होता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ओस्टियोसार्कोमा। अब इसको ना हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रॉम पैथोमा एज वेल, ताकि ये थोड़ा माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। तो ओस्टियोसार्कोमा सिंपली अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। इसकी ज़्यादा इंसिडेंस टीनेजर्स में होती है एज कम्पेयर टू एल्डरली, और ये सेकेंडरी भी हो सकता है। एक तो ये कि जिसका फेमिलियल कंपोनेंट है वो फेमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा जीन में एब्नॉर्मलिटी आ सकती है, या फिर ये सेकेंडरी टू पेजेट डिजीज़ हो सकता है, सेकेंडरी टू रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है। और मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में होता है, डिस्टल फीमर प्रॉक्सिमल टिबिया इन द रीजन ऑफ नी। पैथोलॉजिक फ्रैक्चर इसका प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, ये बोन पेन और स्वेलिंग हो सकती है। इमेजिंग इससे कराएंगे रेडियोग्राफ पे, तो सिंस ये बहुत एग्रेसिव होता है तो ये सन बर्स्ट अपीयरेंस की फॉर्म में हमें नजर आता है, सन बर्स्ट अपीयरेंस, या फिर हमें पेरियोस्टियम और कॉर्टेक्स दरमियान में एक ट्रायंगल से मिलता है, इसको हम कॉर्डमैन ट्रायंगल कहते हैं। और जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे तो हमें प्लियोमॉर्फिक सेल्स मिलेंगे जो कि ऑस्टियोइड बना रहे होंगे। तो प्लियोमॉर्फिक सेल्स प्रोड्यूसिंग ऑस्टियोइड कैन बी इट्स डायग्नोस्टिक फीचर ऑन बायोप्सी। तो बस यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट ओस्टियोसार्कोमा।